Uh, so basically, all the other faculties, are they teaching directly on the PPT, or they are writing something on the screen with the help of some pen tablets or something like that? PPT. PPT. Okay. Okay. So that is sufficient, right? Or you want a pen tablet to be written down or something like that, sort of. Not Pen necessarily. tablet. Okay. Fine. 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 Okay. So we'll start with the lecture. We'll start with the lecture. I hope you can see my screen. Are you able to view my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, fine. So, good morning to all the students who have joined now. So, basically, we'll start with the at a glance. We'll just revise what we have studied in the previous class. So, we have started with the Java lecture. We have started with the programming paradigm. Before starting any programming language, first we need to understand which programming paradigm does that programming language actually follows. Okay, कि वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, उसका प्रोग्रामिंग लिखने का तरीका कौन से पैराडाइम को फॉलो करता है. ओके, सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम. पैराडाइम का मतलब क्या है? मेथोडोलॉजी. ओके, प्रोग्राम लिखने का जो मेथड है वो क्या है. सो कोई भी प्रोग्राम लिखने के मेथड को 5 हिस्से में हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 बेसिक टाइप में आप डिवाइड कर सकते हो. सो द फर्स्ट बेसिक टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडाइम वाज कॉल्ड एज अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी. सो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्यों बोला जाता है? बिकॉज उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं था, उसका कोई फ्लो नहीं था. कोई भी लाइन आपने एग्जीक्यूट किया, उसके बाद अगली जो लाइन एग्जीक्यूट होनी है वो नेक्स्ट लाइन नहीं होगी, वो गो टू डिसाइड करेगा कि वो किस लाइन पर जाना चाहेगा. So there is a command called as goto. That goto command will tell you कि which will be the next line that has to be executed, rather than the program counter telling you. Program counter हमेशा क्या करता है? अगली बार अगले लाइन को इंक्रीमेंट करता है, एड्रेस को अगले लाइन पे पॉइंट करता है, जिससे क्या होता है? हमेशा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है. So during the unstructured programming, during the time of unstructured programming, there was no concept of program counter. So because of which line by line execution was not possible. So एक line execute हुआ, अगला line कौन सा होगा? It would be pointed out by the go to statement. So because of that, जो execution का जो flow था, that was not possible to make. So जो structure था वो कुछ spaghetti like structure होता था, वो कुछ noodle like structure होता था. Okay, so that is why the decoding part of this programming methodology, the testing part of this programming methodology, or to understand how does the flow of this programming methodology was very difficult to find. Okay, so इसकी वजह से ये प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी बहुत दिक्कत होती थी समझने के लिए. तो 1969 में there was a scientist called as Dijkstra's. Okay, जो कि आगे आप उसने बहुत कंट्रीब्यूशन किया इस कंप्यूटर इंजीनियरिंग में. सो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में you'll learn about Dijkstra's. Okay, who is Dijkstra's? जनरली कुछ लेमैन लैंग्वेज में इसको डिजिकेस्ट्रा भी बोलते हैं, बट जनरली द प्रोनाउंसिएशन इज ऑलवेज डिकेस्ट्रास. ओके, सो ये बहुत जगह पे यूज होगा, आपको आगे काम में आएगा. ओके, सो ड्यूरिंग 1969 Dijkstra felt that कि अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग थोड़ा डिफिकल्ट प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी, इसको थोड़ा ट्यूनिंग की जरूरत है, इसको थोड़ा चेंज करने की जरूरत है. सो इसकी वजह से उसने एक नया पॉइंट टर्म किया व्हिच वाज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग. और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी केम इनटू पिक्चर ड्यूरिंग 1969 टाइम. ओके, सो 1969 में जो प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी हुआ, उसके अंदर फर्क क्या हुआ कि जो आपकी एग्जीक्यूशन थी, जो लाइन बाय लाइन नहीं थी, उसको चेंज कर दिया गया बाय न्यू एक रजिस्टर डाला गया, जो कि आपके प्रोसेसर के अंदर एक फीड किया गया एक रजिस्टर को, जिसका नाम था प्रोग्राम काउंटर. प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है कि हमेशा पॉइंट, जो भी इंस्ट्रक्शन को जो उसको एग्जीक्यूट करना है, उसके हमेशा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा. ओके, ऑलवेज इट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट यू वांट टू एग्जीक्यूट. तो इससे क्या होता है? आपकी पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर तीसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर चौथी लाइन एग्जीक्यूट होगी. तो हमेशा आपकी एग्जीक्यूशन जो होगा वो लाइन बाय लाइन होगा. ओके, सो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज राइट प्रोग्राम इन अ लाइन बाय लाइन. सो अगर आप लिखोगे int a is equal to 5, तो पहले जो a है उसको वैल्यू 5 असाइन हो जाएगी. फिर अगले लाइन में अगर आप लिखते हो int b is equal to 5, तो b को वैल्यू 5 असाइन हो गई. फिर int c is equal to a plus b अगर आपने किया तो 5 plus 5 10 हो जाता है. अगर आप ऐसा लिखना चाहो कि int c is equal to a plus b, अगर डायरेक्टली कोई वैल्यू अगर आप दे दोगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि पहले आपको वैल्यू असाइन करना ही पड़ेगा. So that is it means कि जितने भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी है वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को फॉलो करते हैं. ओके, सो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में प्रॉपर स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका नाम था प्रोग्राम काउंटर. प्रोग्राम काउंटर हमेशा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करता था. क्लियर है यहाँ तक? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir.
ओके उसके अलावा एक और टर्म का इम्प्लीमेंट किया गया, उस टर्म का नाम था कंट्रोल स्ट्रक्चर। सो कंट्रोल स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, सो कंट्रोल स्ट्रक्चर जनरली दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। ओके, सो आई हैव गॉट अ कंट्रोल स्ट्रक्चर, उसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोला जाता है कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, और एक को बोला जाता है इटरेशन। सो अगर आपको कुछ पता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, वो कौन कौन से होते हैं, कोई बता सकता है? if else If else. एक इफ है, सबसे पहले इफ से if स्टार्ट else होता है, statement देन इफ एल्स होता है, उसके बाद इटरेशन में क्या क्या आता है? इटरेशन में दैट यू कैन थिंक ऑफ while while for loop, While loop. while for loop for okay, excellent. Okay, so these comes under conditional and iteration. So ये जो स्टेटमेंट है इनको हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ओके, सो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में अपार्ट फ्रॉम यूजिंग प्रोग्राम काउंटर, उन्होंने कंट्रोल स्ट्रक्चर का इंप्लीमेंटेशन यूज किया। सो ये दो मेथोडोलॉजी की वजह से हम एक्चुअली प्रोग्राम का जो फ्लो है वो हम समझ पाते थे। ओके, सो जो प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी को फॉलो करेगी, वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएगी। ओके, डज एनीबॉडी हैज एनी डाउट? ओके, सो विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम क्या था स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी का, कि अगर आपने कोड लिखा, उस कोड को अगर मुझे दोबारा रीयूज करना है तो मैं उसको रीयूज नहीं कर पाता था। फॉर एग्जांपल, वी हैव टेकन द एग्जांपल इन प्रीवियस क्लास कि अगर मान लो अगर आपको एक एवरेज निकालने का है, अगर आपको टर्म वर्क का या इंटरनल असेसमेंट का अगर आपको मार्क्स का एवरेज निकालना है, योर टर्म टेस्ट 1 प्लस टर्म टेस्ट 2 डिवाइड बाय 2, दैट वुड बिकम योर एवरेज। तो अगर एक स्टूडेंट का निकालना है तो वैसे करने के लिए आपको पहले एक स्टूडेंट का कोड लिखोगे, फिर दूसरे का निकालना है तो फिर से वही कोड रिपीट करोगे, तीसरे का निकालना है फिर से वही कोड रिपीट करोगे। सो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जो था वो आपको कोड रीयूज करने नहीं दे रहा था। तो हमने एक नए टर्म का पॉइंट का इन्वेंट किया जिसका नाम था प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी जो है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टर्म डिफाइन किया जिसका नाम है प्रोसीजर। सो प्रोसीजर क्या होता है? एक फंक्शन होता है जो कि इंस्ट्रक्शन जो कि एक दूसरे से रिलेट करते हैं, उस फंक्शन को हम एक साथ डाल देते हैं। ओके, और फिर उस फंक्शन की जब भी जरूरत है हमें, उस फंक्शन को कॉल करेंगे, उसके अंदर वैल्यू पास करेंगे और ऑटोमेटिकली वो कोड जो है वो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा उस प्रोग्राम के अंदर, और आपको बार बार उस कोड को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस टर्म वाज कॉल्ड एज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी एंड इट वाज यूज्ड इन सी। ओके, सी के अंदर अगर आप देखोगे, देयर वाज अ प्रोसीजर कॉल्ड एज ऐड, एवरेज प्रोसीजर आप बना सकते हो, सर्कल का एरिया अगर आपको निकालना है तो उसका प्रोसीजर बना सकते हो। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ मेकिंग अ प्रोसीजर्स, और ये ज्यादातर प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है उसके अंदर भी ये हर जगह यूज होती है। ओके, सो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोड रीयूजेबिलिटी का कांसेप्ट क्लियर हो चुका था। कोड आप रीयूज कर पाते थे, आपको सिर्फ ऐसे फंक्शन को कॉल करना था, वैल्यू पास करनी थी, उसके अंदर पैरामीटर पास करनी थी, और ऑटोमेटिकली आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाता। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम ये आया कि जैसे मान लो अगर एक प्रोसीजर में एक वैल्यू की, जैसे पाई की वैल्यू लेट्स अज्यूम 3.17 है। ओके, दूसरे प्रोसीजर में लेट्स अज्यूम कोई 3.18 ले रहा है। ओके, सो अभी यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी हो गई, 0.01 का है वैल्यू, फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, बट स्टिल अगर वो ज्यादा माइन्यूट लेवल पे देखा जाए तो एक डिस्क्रिपेंसी हो जाएगी, एक कंफ्यूजन हो जाएगा। द टर्म दैट वी हैव स्टडीड यस्टरडे वाज कॉल्ड एज रिडंडेंट। ओके, इफ यू रिमेंबर, रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडंडेंट? डुप्लीकेशन। सो देयर इज अ डुप्लीकेशन ऑफ टू वैल्यूज। ओके, तो एक जगह पे पाई की वैल्यू कुछ और है, दूसरी जगह की पाई की वैल्यू कुछ और है, डेटा इज इनकंसिस्टेंट बेसिकली। सो प्रॉब्लम क्या हो गया कि वो सिस्टम जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो बोलेगा पाई दो जगह है पाई की वैल्यू, दैट इज अ डुप्लीकेशन, बट प्रॉब्लम क्या है कि जो डेटा है वो कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। ओके, सो वो कंफ्यूज है कि कौन सी वैल्यू लेनी है। तो उस केस में अगर वो कोई दूसरी वैल्यू लेगा तो हो सकता है आपका आंसर जो आपने एक्सपेक्ट किया होगा वो कुछ अलग आएगा, और या अगर वो पहली वैल्यू लेगा तो अगर आपने दूसरे को अगर करेक्ट अज्यूम किया होगा तो उस हिसाब से आपका आंसर गलत आएगा। सो इसके लिए क्या किया हमने, ऐसे कुछ प्रोसीजर्स जो कि एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लो प्रोसीजर ए, प्रोसीजर बी, प्रोसीजर सी, इन तीन प्रोसीजर्स को हमने मान लो एक मॉड्यूल के अंदर डाल दिया। ओके, एक मॉड्यूल में डालने के बाद, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 के अंदर आई हैव रिटन डाउन प्रोसीजर 1। ओके, प्रोसीजर 1 लिखा मैंने, प्रोसीजर 2 लिखा, प्रोसीजर 2 लिखा, प्रोसीजर 3 लिखा। ओके,
और मान लो इन सब के अंदर एक कॉमन वेरिएबल है, जैसे कि एज्यूम कर लो डॉलर एक कॉमन वैल्यू है। ओके ओके, सो डॉलर की वैल्यू अगर मान लो 74 है, अब आज के दिन 76 हो गए। आई विल जस्ट चेंज द वैल्यू ऑफ 76। ये 76 P1 में भी 76 हो जाएगी, P2 में भी 76 हो जाएगी, P3 में भी 76 हो जाएगी। तो जो आपका डेटा जो वैल्यू जो रिडंडेंट है, जो कि इनकंसिस्टेंट हो सकता है, उसको कंसिस्टेंट बनाने के लिए जो हेल्प करता है, उस प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी का नाम हो गया मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी। सो प्रोसीजर को जो कि इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, उन प्रोसीजर को अगर हम क्लब कर देते हैं इनटू अ कंपोनेंट कॉल्ड एज मॉड्यूल, दैट प्रोग्रामिंग methodology was called as modular programming methodology. Clear है modular programming methodology? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. ओके, बट अभी भी प्रॉब्लम ये आया कि रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम हम नहीं लिख सकते। हम कोई भी आते जाते इंसान का, पेन का, बुक का, आप आसपास कोई भी चीज देख लो, उसका प्रोग्राम हम नहीं लिख पाते थे। ओके, सो ये प्रॉब्लम को रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नए मेथोडोलॉजी का इम्प्लीमेंट हुआ, एक नए मेथोडोलॉजी को बनाया गया। उस मेथोडोलॉजी का नाम दिया गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी, या OOPM बोला जा सकता है इसको। ओके, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी जो है, ये रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को, रियल वर्ल्ड के कोई भी कंपोनेंट को, जिस एंटिटी को, बेसिकली उसके ऊपर प्रोग्राम लिखा जा सकता है, एज लॉन्ग एज उसके पास दो चीज होनी चाहिए। व्हाट आर द टू थिंग्स इट शुड हैव? Property and behavior. प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर। या सो कोई भी चीज को मैं रियल वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट तभी बोल सकता हूँ जब उसके पास दो चीज होगी। एक, पहला प्रॉपर्टी जो उसको यूनिकली डिफाइन करेगा उस ऑब्जेक्ट को, और दूसरा वो ऑब्जेक्ट किस काम का है, उसका बिहेवियर क्या है। तो ये दो चीज अगर उसके पास होगी तब मैं जाके उसको एक ऑब्जेक्ट बोल सकता हूँ, और उसके ऊपर अगर मैं प्रोग्रामिंग लिखूंगा तो उसको मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी बोलूंगा। सो ये जो रियल वर्ल्ड अगर ऑब्जेक्ट है, तो वो रियल वर्ल्ड के कुछ फीचर्स भी होने चाहिए। रियल वर्ल्ड के फीचर्स जैसे पॉलीमॉर्फिज्म एक फीचर है। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि अगर एक क्लास में, हमारे क्लास में दो शुभम आए गए, सही? वी हैव गॉट टू शुभम्स। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we have got two Shubhams. So if I call a person called Shubham, so two people will say yes sir. So because of that there is a confusion, right? So अगर कोई एक शुभम अपना सरनेम बता सकता है तो ज्यादा बेटर होगा। Shubham Pandey. Okay, so if I call शुभम पांडे, इसका मतलब सिर्फ एक ही बंदा होगा जिसका नाम शुभम पांडे होगा। So ये जो फीचर है इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। Okay, so a function can have same name. ओके, एक फंक्शन, मल्टीपल फंक्शन है, उसके सेम नेम हो सकते हैं। अगर उसको आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो उसके पैरामीटर के बेसिस पे आप उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करोगे। फॉर एग्जांपल, एरिया ऑफ अ सर्कल को मैं एरिया नाम का ही प्रोसीजर दे सकता हूँ, एरिया के नाम से ही मैं उसको बुला सकता हूँ। वेयर एज एरिया ऑफ रेक्टेंगल को भी मैं एरिया के नाम से बुला सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, इफ आई राइट एरिया, ओके, और मैं इसके अंदर एक पैरामीटर पास करता हूँ 5, ओके, और एक और मैं फंक्शन लेता हूँ एरिया, एक फंक्शन को कॉल करता हूँ एरिया, और इसके अंदर मैं पास करता हूँ 5,5। अब मुझे कोई बता सकता है पहला वाला जो फंक्शन है एरिया 5, वो एरिया ऑफ सर्कल को बुलाएगा या एरिया ऑफ रेक्टेंगल को बुलाएगा? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कैसे बताया आपने? बिकॉज सर्कल हैज only one variable, One right? parameter. Which is radius, right? Yes. Right. Right? Okay. Whereas in the case of rectangle, we have got two parameters. One is called as length, other is called as breadth. बराबर। सो इसके लिए अगर मैं सेकंड वाला फंक्शन को बुलाता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली किसको बुलाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल को बुलाएगा। पहले वाले को बुलाता हूँ तो किसको बुलाएगा? सर्कल को बुलाएगा। सो ये जो तरीका है वो सिमिलर है जो रियल वर्ल्ड में, जैसे मैंने शुभम पांडे को बुलाया तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ उसका सरनेम अगर अलग था, तो मैं इसका मतलब बेसिकली मैं पहले वाले स्टूडेंट को बुला रहा हूँ। अगर दूसरा शुभम, व्हाट इज द अदर शुभम फुल नेम? केरकर। ओके, सो अगर मैं शुभम केरकर बोलता हूँ तो उसका मतलब वो दूसरा वाला शुभम को मैं बुला रहा हूँ। सो अगर मेरे को कोई भी नेम में अगर मेरे को यूनिकनेस चाहिए, इसका मतलब मुझे उसका सरनेम यूज करना पड़ेगा। वेयर एज अगर मुझे फंक्शन के अंदर यूनिकनेस चाहिए तो मुझे उसके पैरामीटर पे डिपेंड करना पड़ता है। ओके, सो दिस फीचर इज बेसिकली कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब अ फंक्शन कैन हैव सिमिलर नेम। ओके,
सिमिलरली एक फीचर है जिसका नाम है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? अगर जैसे कि आप अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ फीचर इनहेरिट करते हो, जैसे कि हो सकता है आपके बोलने का तरीका आपके डैड की तरह हो, आपके कोई भी मतलब आपकी हरकतें थोड़ी बहुत आपकी मॉम से मिलती हो, थोड़ी भाई बहन से मिलती हो। तो ये सब चीजें क्या है कि आप अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ फीचर्स को इनहेरिट करते हो। ओके, सेम जावा के अंदर सेम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी, जो ये मेथोडोलॉजी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो करती है, उसके अंदर भी कुछ ऐसे ही फीचर्स होंगे। हम प्रोग्राम लिखेंगे, वो प्रोग्राम को अगर इनहेरिट करना है तो उसका एक पेरेंट बना करके उसके अंदर के कुछ फीचर्स को हम इनहेरिट कर सकेंगे, जिससे हमारा वक्त बच जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपके अगर अज्यूम कर लो कि गॉड ने अगर आपको बनाया होगा, तो उसको आसानी कैसे मिली होगी? हाउ हाउ यू हैव मेड हाउ मेकिंग यू इज मच मोर सिंपलर बिकॉज ही हैज गॉट टू कैरेक्टर्स। आपके मॉम और आपके डैड के कुछ फीचर्स सिर्फ आपको बिल्ट इन जो बने बनाए हैं उसको सिर्फ आपके अंदर डालना है, तो ऑटोमेटिकली आप बन जाओगे। तो एक आसान तरीका है। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी में अगर आपको एक प्रोग्राम बनाना होगा और अज्यूम कर लो कि ऑलरेडी वो प्रोग्राम बना होगा, तो वो कुछ जो चीजें जो आपको अच्छी लगती है उसके अंदर, उसको सिर्फ और सिर्फ आपको अपने प्रोग्राम के अंदर डालना है और थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चेंज करना है। तो वो जो प्रोग्राम जहां से वो आया था वो बन जाएगा पेरेंट, और जो आपका प्रोग्राम था वो बन जाएगा चाइल्ड। ओके, सो ये जो फीचर है विच इज अगेन अ कोड रीयूजेबिलिटी का फीचर है, ये कोड रीयूजेबिलिटी का फीचर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज पॉसिबल एंड दैट फीचर इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। ओके, सो ये रियल वर्ल्ड में भी एप्लीकेबल है। सो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन है जो रियल वर्ल्ड का यूज करके हम इस प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी के अंदर हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, जो हम आगे देखेंगे। क्लियर है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी? Yes, sir. Okay, so the language which supports object oriented programming methodology that we'll be discussing is called as Java. Okay, so Java जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड नहीं है। जावा जो है वो स्ट्रक्चर्ड में फॉलो नहीं करता, वो प्रोसीजर में फॉलो नहीं करता, वो मॉड्यूलर में नहीं फॉलो करता, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी में फॉलो करता है। सो विल स्टार्ट विद द जावा लैब। ओके, सो जावा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है। दो इतना इंपॉर्टेंट ये सब कुछ नहीं है, आगे जो भी थियरी आप पढ़ोगे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा बहुत हाँ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, पहला प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए। अभी चाहो तो मैं पहला प्रोग्राम अभी से स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन हाँ वो स्टार्ट कर देंगे तो थोड़ा अचानक से ज्यादा बर्डन हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेते हैं। ओके, सो जावा जो है वो डेवलप हुआ था 1991 में। ओके, जो मेजर इसका जो रोल था वो 3 साइंटिस्ट था, बट जावा जो जेम्स गोसलिंग है, ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ जावा। सो बेसिकली ही इज द फाउंडर पर्सन। ओके, सो जिसने 1991 में स्टार्ट किया था, और वो जो कंपनी थी उसका नाम था सन माइक्रो सिस्टम। लेटर 2005 में सन माइक्रो सिस्टम 2005 या 2010 में सन माइक्रो सिस्टम बिक गई और उसको खरीदने वाला ओरेकल हो गया। इसलिए अभी हमको जावा अगर डाउनलोड करना होता है तो सन माइक्रो सिस्टम में पहले हम जाते थे, अब लेकिन अभी हमको अगर डाउनलोड करना है तो ओरेकल में जाना पड़ता है। ओके, तो 2010 में ओरेकल ने खरीद लिया, ऑलमोस्ट 20 इयर्स के बाद ओरेकल ने उसको खरीद लिया। इनिशियल जावा का जो नाम था इट वाज कॉल्ड एज ओक, बट अगेन ओक जो नाम था ऑलरेडी किसी ने ले लिया था। सेम इज द स्टोरी विद सीक्वल। अगर आपको याद होगा सीक्वल को सीक्वल बोला जाता था, लेकिन वो नाम जो था एक एयरप्लेन कंपनी का नाम था, एक उसकी एक प्रोडक्ट का नाम था, जिसकी वजह से वो रिडंडेंस हो गया था, डुप्लीकेशन हो गया था, तो इसकी वजह से वो सीक्वल नाम हटा करके एसक्यूएल करना पड़ा। सेम इज द केस विद जावा एज वेल। सो ओक जो नाम था वो ऑलरेडी किसी को कोई कंपनी के नाम पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, तो जो कि नाम को चेंज कर दिया गया 1995 में एंड बिकेम जावा। और इसका जो इसके पीछे नाम के पीछे जो वो था, क्यों नाम लिया गया जावा, वाज बिकॉज ही जेम्स गॉसलिंग वाज एक्चुअली सिटिंग इन इंडोनेशिया एंड ही वाज सिपिंग अ कप ऑफ टी। सो अगर आप जावा का सिंबल देखते हो तो वो एक टी का सिंबल है, चाय के कप के का सिंबल है। ओके, सो दैट गाय वाज sipping a cup of tea and was sitting in the Java island of Indonesia. So इस वजह से उसने नाम जावा रखा और उसका सिंबल उसने वही लिखा। ओके, सो ज्यादातर अगर आप कंप्यूटर लैंग्वेज में अगर आप कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर का नाम देखोगे ना, तो ये बहुत फनी स्टोरीज है। अगर आपने नाम सुना होगा, हैव यू हर्ड अबाउट अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड एज हडूप? हडूप का नाम सुना किसी ने? No, sir. बिग डेटा क्या नाम सुना है? बिग डेटा का नाम? ओके, सो डेटाबेस के अंदर जब हम आगे
जाएंगे ना, डेटा एनालिसिस का पार्ट आता है। सो आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा बूम हुआ है, द टर्म कॉल्ड एज बिग डेटा। ओके, डेटा जो है वो टेराबाइट्स जेटाबाइट्स में स्टोर होता है, तो उसके अंदर से डेटा को निकालना या इंफॉर्मेशन को माइन करना एक बहुत बड़ा टास्क है। ओके, सो जो हम जो एसक्यूएल में पढ़ते हैं ना, वो बहुत छोटी सी बात है। ओके, वो आप हार्ड डिस्क के डेटाबेस की बात कर रहे हैं, और जो बिग डेटा करता है वो डेटा सेंटर्स, यानी जो गूगल का डेटा है उतना बड़ा, उतने सारे डेटा को अगर आपको माइन करना है तो उसके अंदर आपका रिलेशनल डेटाबेस यूज नहीं होगा, उसके अंदर एसक्यूएल की रीज यूज नहीं होगी, उसके अंदर एक बड़ा सॉफ्टवेयर यूज होगा जिसका नाम है बिग डेटा। ओके, सो वो सॉफ्टवेयर का एक बिग डेटा को सॉल्व करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसका नाम है हडूप। ओके, सो हडूप का भी बहुत फनी स्टोरी है। हडूप का जो नाम था वो आया एक एलिफेंट के नेम से, और वो एलिफेंट का नेम कहाँ से आया, क्योंकि जो साइंटिस्ट जिसने इन्वेंट किया था उसकी बेटी को एलिफेंट पसंद था। तो ऐसे बहुत सिली सिली स्टोरीज है कि अचानक से कोई भी नाम आ जाता है, जावा, फिर हडूप। ओके, सो उसके पीछे कुछ ऐसा ज्यादा कोई सोच नहीं होती। ओके, सो जावा का इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना ही था कि 1995 में इसका नाम बदल दिया गया, और ये बनाने के पीछे जो मकसद था, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव ये था कि प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज हो थोड़ा आसान हो, सिंपल हो। ओके, रोबस्ट हो, रोबस्ट का मतलब बेसिकली उस क्रैश ना हो आसानी से, उसका जो मेमोरी मैनेजमेंट हो सुपर्ब हो, कोई भी तकलीफ ना हो, कोई अगर प्रोग्रामिंग के ऊपर अगर कंकरेंट एक्सेस करना चाहे या कुछ भी, कोई भी ओवरलोड कर दे उस प्रोग्राम को, तो भी उस हालत में वो उस चीज को झेल सके, तो दैट मींस रोबस्ट। ओके, उसके बाद पोर्टेबल हो, यानी मतलब एक मशीन पे काम करे तो दूसरी मशीन पे भी काम कर सके। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो, यानी बेसिकली सिर्फ एक ओएस स्पेसिफिक ना हो, यानी विंडोज में चल रही है तो लिनक्स में नहीं चल पाए, ऐसा ना हो। सो वो हर एक प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर सके। सिक्योर हो, उसके बाद हाई परफॉर्मेंस हो, मल्टी थ्रेडेड हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, इंटरप्रेटेड हो, डायनामिक हो। ये कुछ खूबियां थी जिसके बेसिस पे जावा प्रोग्रामिंग को बनाया गया। ओके, so the objective behind this is it should be simple, it should be robust, portable, platform independent। जनरली सवाल ये आपको पूछा जाता है वाइवा में, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं है उतना याद रखने के लिए, हमेशा जावा का ऑब्जेक्टिव याद रखना। जावा शुड बी सिंपल, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सिंपल। सिंपल क्यों है, क्योंकि वो सी और सी प्लस प्लस से ज्यादा आसान है, क्योंकि उसके अंदर पॉइंटर का कंसेप्ट को पूरी तरह से हटा दिया गया। ओके, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर इन केस ऑफ जावा, तो इस वजह से वो सिंपल हो गई है। रोबस्ट क्यों है वो सब आगे देखेंगे, बट ये 4-5 नाम आपको एटलीस्ट हमेशा जहन में होना चाहिए। सिंपल है, रोबस्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मल्टी थ्रेडेड है, डायनामिक है, हाई परफॉर्मेंस है, सिक्योर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, so this comes under the introduction part. We'll go to the next slide. Next slide is called as application of Java. So Java का एप्लीकेशन क्या क्या है, कहाँ जावा को हम यूज कर सकते हैं। So as you know, बहुत सारे डेस्कटॉप एप्लीकेशन अगर आप देखो वो जावा से बने हुए हैं, बहुत सारे वेब एप्लीकेशन अगर देखो, वेब एप्लीकेशन एज इन वेबसाइट बोल लो, जावास्क्रिप्ट में उसको यूज करना ही पड़ता है। So the most prime website, the example that is given over is called as LinkedIn and Snapdeal. Okay, so these are the two most widely ज्यादा ये तो एक छोटा सा ही एग्जांपल है, बहुत ज्यादातर अगर आप 90% वेबसाइट देखोगे उसके अंदर जावा स्क्रिप्टिंग यूज हुई होगी कहीं ना कहीं। ओके, उसके बाद देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ एंड्रॉइड, जो आजकल आप यूज करते हो, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एंड्रॉइड, दैट इज कम्प्लीटली जावा बेस्ड। देन एम्बेडेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम जो कि एक स्पेसिफिक टास्क करता है। ओके, फॉर एग्जांपल योर वॉशिंग मशीन। ओके, सो वॉशिंग मशीन का काम एक ही है कि वो आपके कपड़े धोएगा। योर माइक्रोवेव ओवन, उसका काम है खाना बनाने का। योर कंप्यूटर, इट कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क, वो आपको वीडियो भी दिखा सकता है, वो प्रोग्रामिंग के लिए हेल्प भी कर सकता है, आपको गेम भी खेला सकता है। तो मल्टीपल टास्क ऑफ अ कंप्यूटर। सो कंप्यूटर डज नॉट फॉल अंडर एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जो एक ही काम करके दे। ओके, जनरली आईओटी डिवाइस अगर आप अज्यूम कर सकते हो तो ये जो एम्बेडेड सिस्टम है जिसके अंदर जनरली माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है, उसके अंदर की जो प्रोग्रामिंग होती है वो भी जावा बेस्ड होती है, दो उतना ज्यादा यूज नहीं होता जावा, उसके अंदर जनरली पाइथन यूज होता है और एम्बेडेड सी यूज होता है। आजकल जो भी मॉडर्न एम्बेडेड सिस्टम होता है उसके अंदर पाइथन और ज्यादातर एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग यूज होती है, बट फिर भी जावा यूज करके भी ये किया जा सकता है। ओके, एंड फाइनली इट इज यूज्ड इन रोबोटिक्स एंड गेम्स एटसेट्रा। सो ये कुछ 5 एप्लीकेशन एरिया है जहाँ पे जावा को जनरली यूज किया जा सकता है। एक मॉडर्न सर्वे मैंने पढ़ा था रिसेंटली कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज होती है, तो एज पर दैट वर्ल्ड
कि 60% जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, 60% जहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती है वहाँ पे जावा है। उसके अलावा देयर आर पाइथन है, उसके अलावा सी है, सी प्लस प्लस है, वो बाकी सब 40% में आ जाती है। तो जावा कितना इंपॉर्टेंट है आजकल के ज़माने में जॉब के क्रिएशन के लिए, तो आप उस हिसाब से सोच सकते हो। ओके, सो ये जो 5 एप्लीकेशन एरिया देख रहे हो, ये 5 एप्लीकेशन पे ज्यादातर जावा को यूज किया जाता है। फाइन, इज इट क्लियर? द एप्लीकेशन इज क्लियर टू यू? Yes, sir. Okay, we'll go to the next slide. The next slide is called as Java application के types क्या है? Okay, there is a difference between, okay, so application of Java मतलब Java का application क्या क्या है, कहाँ कहाँ Java को use किया जाता है, और जो अगला है वो Java जो application है, आप जो Java का जो application बना रहे हो वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, वो उसका डिफरेंस है। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट। तो अगर आप Java का कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो, वो आइदर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होगा, या वो वेब एप्लीकेशन होगा, या एंटरप्राइज एप्लीकेशन होगा, या मोबाइल एप्लीकेशन, ये 4 कैटेगरी में से कोई भी एक एप्लीकेशन होगा। तो आप जो प्रोजेक्ट बनाओगे, जो मिनी प्रोजेक्ट आपको बोला गया है बनाने के लिए, इट विल फॉल इन द फर्स्ट कैटेगरी व्हिच इज कॉल्ड एज अ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ जावा को यूज करके और कोई एक डेटाबेस का सपोर्ट करके, आपके सिर्फ डेस्कटॉप का एक ही कंप्यूटर को यूज करके अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन मतलब आपको वेब सर्वर का सपोर्ट लेना पड़ता है। ओके, वेब सर्वर पे आपको अपना जो सर्वर साइड का स्क्रिप्टिंग है वो वेब सर्वर में डालना पड़ेगा, और जो आपका क्लाइंट साइड है, क्लाइंट साइड में आपको, यानी आपके मशीन के ऊपर आपका जो पीसी है उस पे आपको आपका क्लाइंट साइड का एप्लीकेशन बिल्ड करना पड़ेगा, और फिर फाइनली आपका डेटाबेस पे डेटाबेस का सर्वर जाएगा, डेटाबेस सर्वर पे डेटाबेस जाएगा। तो ये अगर वेब थ्रू अगर ये सारे सर्वर्स कनेक्टेड हो, सारे क्लाइंट वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर एक साथ अगर कनेक्टेड हो, तो इसको वेब एप्लीकेशन बोला जाता है। एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज एंटरप्राइज एप्लीकेशन। एंटरप्राइज एप्लीकेशन यानी स्टैंड अलोन एप्लीकेशन में सिर्फ एक पीसी यूज होता है। एंटरप्राइज एप्लीकेशन में the multiple PCs are which are connected with the help of some enterprise network connectivity such as LAN, Ethernet, etc. अगर उससे कनेक्टेड होगा अगर आपका एप्लीकेशन, और इसके अंदर और एडवांस वर्जन का जावा यूज होगा, स्पेशली देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज एंटरप्राइज जावा बीन्स, EJB। ओके, सो अगर ऐसा कुछ जावा अगर आप प्रोग्रामिंग में यूज करते हो और वो एप्लीकेशन बिल्ड होता है, सो उस एप्लीकेशन को एंटरप्राइज एप्लीकेशन बोलेंगे। And finally, the last one is called as mobile application, generally used for running into the mobile devices. So, उस application को mobile application बोलेंगे, is generally the Android applications. So, types of Java application clear? Yes, Is it sir. clear? Yes, sir. Okay. So ज्यादा कुछ इसमें समझने के लिए नहीं है, ज्यादा कुछ ये सिर्फ आपको सिर्फ समझाने के लिए कि आप जो एप्लीकेशन बनाओगे वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा, सिर्फ उसके लिए। ओके, विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में जावा को डाउनलोड करना है, तो दिस इज द लिंक। ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी टॉट यू कि जावा का अगर आपको चाहिए तो ओरेकल में जाकर के आपको वहाँ पे डाउनलोड के सेक्शन में आपको मिल जाता है। तो अगर किसी और जो उस दिन ज्वाइन नहीं कर पाया था, आई विल शेयर दिस स्लाइड विथ यू। आप वहां से जाकर के, इस लिंक से जाकर के आप जेडी के अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देयर इज रिटन डाउन J2SE। ओके, SE का मतलब स्टैंडर्ड एडिशन। ओके, जावा टू स्टैंडर्ड एडिशन। देयर अदर एडिशन आल्सो, जावा टू एंटरप्राइज एडिशन। ओके, सो एंटरप्राइज एडिशन अगर आप यूज करोगे तो आप एंटरप्राइज एप्लीकेशन बना पाओगे। स्टैंडर्ड एडिशन के लिए आप स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाओगे। मिडलेट अगर करना है तो J2ME अगर आप यूज करोगे तो मोबाइल एप्लीकेशन बना पाओगे। ओके, वेब एप्लीकेशन के लिए फिर आपको जावा FX अगर आपको यूज करना है तो आप जावा FX यूज कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट यूज करना है तो आपको JS यूज करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ एप्लीकेशन कुछ वर्जन्स है, एडिशंस है जो आपको यूज करना पड़ेगा। so, जो एडिशन हम यूज करने वाले थ्रू आउट आपके जावा के कोर्स के लिए वो J2SE है। ओके, स्टैंडर्ड एडिशन। और इसको बेसिकली अगर लेमैन लैंग्वेज में अगर बोला जाए, या अगर आप ऑनलाइन कोर्स में अगर आप करने जाते हो, तो देयर इज अ कोर्स कॉल्ड एज कोर जावा। ओके, सो बेसिकली व्हाट वी आर लर्निंग इज कॉल्ड एज जावा, कोर जावा। ओके, एक और वर्जन है विच इज कॉल्ड एज एडवांस जावा। एडवांस जावा के अंदर आपको क्या सिखाया जाता है? J2EE सिखाया जाता है। तो अगर एडवांस जावा अगर आपको सीखना है तो पहले आपको कोर जावा सीखना पड़ता है, उसके बाद आप एडवांस जावा के लिए रेडी होते हैं। ओके, एडवांस जावा तभी काम में आता है जब आप इंडस्ट्री में जाते हो। ओके, और इंडस्ट्री भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती कि आपको एडवांस जावा आता होगा। सो अगर आप अगर कोई कोर्स करना चाहते हो इस फिलहाल में ड्यूरिंग द लॉकडाउन, बेटर ये होगा कि आप कोर जावा करो। एडवांस जावा का जरूरत जब इंडस्ट्री में जाओगे, जब इंडस्ट्री को जरूरत पड़ेगा एडवांस जावा का, तो ऑटोमेटिकली वो खुद ब खुद वो लोग कोर्स करवाते हैं। ओके, सो बेसिक आपको पता होना चाहिए। सो बेसिकली आपको कोर जावा इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्लियर है सबको?
Yes, sir. Okay. If you feel like that I'm going too fast, so please tell me to halt it. Okay. अगर रोकना रहेगा तो मैं वहाँ पे, अगर आपको रोकना है तो प्लीज मुझे वहाँ पे रोकने के लिए आप बोलो, ठीक है? We'll go to the next slide. The next slide is again features of Java. थोड़ा और elaborate किया गया है इसको. Okay. So first is the Java is a simple language. Okay. Simple लैंग्वेज मतलब इसके अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट नहीं है, पॉइंटर्स का कंसेप्ट नहीं है, जो कि C++ में था. ओके, सो इसकी वजह से जावा ज्यादा थोड़ा आसान हो गई है कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एज सिंपल एज दैट. उसके मतलब बेसिकली सेंटेंस दिया गया, वो पढ़ने से आपको ऑटोमेटिकली उसका मतलब समझ में आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज ये जो फीचर है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर विच इज जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका मतलब इसके अंदर ये जो 6 फीचर अगर आप देख पा रहे हो, वन इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट, सेकंड वन इज कॉल्ड एज क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन. ओके, ये जो 6 चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, ज्यादातर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे जो सवाल पूछे जाएंगे, ज्यादातर जो मॉड्यूल है आपका पूरा का पूरा मॉड्यूल, वो डिपेंड करता है इन सब फीचर्स के ऊपर. सो मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ क्या होता है ऑब्जेक्ट. क्या होता है कि अगर आपको कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी के ऊपर अगर प्रोग्राम बनाना है, तो उसको प्रोग्राम बनाने के लिए आपके पास 2 चीज होनी चाहिए. वन इज कॉल्ड एज अ प्रॉपर्टी, अदर इज कॉल्ड एज अ बिहेवियर, देन दैट थिंग विल बी कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट. क्लास क्या होता है कि अगर वो ऑब्जेक्ट के पास प्रॉपर्टी या बिहेवियर है, क्लास उस ऑब्जेक्ट का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर देगा. ओके, जैसे कि हमने याद होगा, अगर डेटा डीबीएमएस में हमने पढ़ा था ईआर मॉडल के बारे में, कि अगर आपको डेटाबेस बनाना है तो उसके लिए आपको ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा, जिसको ईआर मॉडल बोला जाता है. वैसे ही अगर ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम में अगर इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको क्लास यूज करना पड़ेगा. क्लास जो है वो एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है. ओके, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप प्रोग्राम को एक्चुअली लिख पाते हो. तो कोई भी जावा के अंदर बिना क्लास के आप प्रोग्राम लिख नहीं सकते. ओके, सो क्लास इज दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. ये क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का एक रिप्रेजेंटेशन होता है इनटू अ कंप्यूटर. सिंपल एज दैट. क्लास इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इन कंप्यूटर्स. थर्ड इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस इज अ फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वेयर अगर आपको एक फीचर को अगर इनहेरिट करना है, तो वो इनहेरिटेंस एक फीचर आपको अलाउ करता है, जिससे कि आप जो भी फीचर आपको बेटर लगे, जो भी फीचर अगर आपको रीयूज करना है, तो वो आप आसानी से रीयूज कर सकते हो, एज लॉन्ग एज जो भी आपने जहां से भी इनहेरिट किया उसको आपको पेरेंट क्लास बनाना पड़ेगा, और आपका जो आप जो प्रोग्राम लिख रहे हो उसको चाइल्ड क्लास बनाना पड़ेगा. सो दिस फीचर इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस. The fourth one is called as a polymorphism. Poly का मतलब many होता है, morphism का मतलब form होता है. Okay, so a function can have many forms. Okay, a function can have many names basically. तो polymorphism का मतलब वो होता है. आगे और डिटेल में पढ़ेंगे. Okay, it is further divided into method overloading, method overriding, etc. etc. बट ये सिर्फ स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा एक ताकि आपके दिमाग में कीवर्ड्स बैठ जाए, ऐसा ना लगे अरे ये क्या वर्ड आ गया, कहाँ से फेंका है सर ने, तो ऐसा ना लगे. सिर्फ फेमिलियरिटी के लिए, ताकि ये वर्ड आगे यूज, ये वर्ड आपको ये सब्जेक्ट में भी यूज होगा, ये वर्ड पाइथन में भी नेक्स्ट सेमेस्टर में भी यूज होगा, ये वर्ड्स आपको डेटा स्ट्रक्चर में भी यूज होगा, ये वर्ड्स जहां जहां ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कांसेप्ट जहां जहां यूज होगा, ये वर्ड्स वहां पे आएंगे ही आएंगे, लाजमी है. ओके, इट इज कंपल्सरी दैट इट वुड कम हो जाए. ओके, इवन आपका जो पीसीपीएफ है, जो आपका पैराडाइम प्रोग्रामिंग है, उसके अंदर भी ये गारंटीड है, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ ये वर्ड वहां पे आए होंगे. ओके, एंड फाइनली एक टर्म है विच इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि आप जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो अंदर की, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने घर में स्विच बोर्ड देख पाते हो, स्विच बोर्ड, जो स्विच बोर्ड्स लगे हुए हैं आपके घर में, तो आपको वो स्विच बोर्ड में आपको पता है कि वहां पे ये बटन से ये होता है, लाइट बटन दबाने से लाइट चालू होती है, फैन के बटन दबाने से फैन चालू होता है, प्लग के बटन दबाने से वो प्लग चालू हो जाता है. लेकिन उसके इंटरनल के वायर कैसे जुड़े हुए वो नहीं पता. सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ योर वायरिंग. ओके, बट आपको एक्चुअली इंटरनल वो वायरिंग कैसे कनेक्ट है, क्या है, वो पता नहीं. तो सिमिलरली जावा के अंदर, जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो आपको एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू देने के लिए काम में आती है. तो अगर एक यूजर को अगर आप सिर्फ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिखाना चाहते हो, वो सिर्फ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देखेगा. अगर आप एक प्रोग्रामिंग का एक ही पार्ट दिखाना चाहते हो, तो प्रोग्रामिंग का एक ही पार्ट देख सकता है. तो अगर आप कोई भी चीज अगर कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करना चाहो, वो जावा उस कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करने के लिए आपको हेल्प देता है. ओके, सो अगर कॉम्प्लेक्सिटी हाइड कर पाओगे, तो वो जो दूसरा एक
लेमैन यूजर होगा उसको उतना वो चीज कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने जो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को अगर ओपन करके बोल दिया कि आप इसको यूज कर लो लाइट वाइट चालू करने के लिए, आप नहीं कर पाओगे क्योंकि वो आपके लिए कॉम्प्लेक्स है। ओके, सो जावा हर एक के लिए होना चाहिए, हर एक को उतनी आसानी फील होनी चाहिए। तो ये फील कराने के लिए जावा का एक फीचर है जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्शन, जो कि कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर देता है। Is it clear? Is the feature clear to you, abstraction? Yes. Okay, so ये प्रोग्रामिंग में कैसे करना है ये मैंने मोटे मोटे तौर पे तो बता रही कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग में ये सब इंप्लीमेंट करना है। वो प्रोग्रामिंग में कैसे इंप्लीमेंट करना है उसको फिर हम आगे सीखेंगे। ओके, द लास्ट फीचर इज कॉल्ड एज एनकैप्सुलेशन। ओके, एनकैप्सुलेशन मतलब बेसिकली क्या होता है कि हम बेसिकली डेटा को हाइड करना मकसद है इसके अंदर। एनकैप्सुलेशन का अगर एक लाइन में अगर बोला जाए, encapsulation is data hiding, abstraction अगर एक लाइन में बोला जाए तो it is complexity hiding. Okay, there is a two different terms. Encapsulation का मतलब अगर एक रियल टाइम एग्जांपल दे सकूं, फॉर एग्जांपल जनरली ज्यादातर अगर आप बैंक में जाते हो so they ask you for information called as your आधार नंबर। ज्यादातर केवाईसी के लिए आधार नंबर मांगते हैं आपसे। You know what is KYC, right? Yes, sir. Yes, Okay, sir. so KYC stand for Know your account. Know know your customer. Know your customer. Okay, so कोई भी कस्टमर कहीं से भी आएगा अचानक से तो वो आप उसको अकाउंट तभी दोगे जब उसका सारा डिटेल उसके पास होगा। तो आपका आधार कार्ड, आपका पैन नंबर, ये सब सारा आपका जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है वो आपसे मांगा जाता है। ओके, सो ये जो आप आधार नंबर देते हो वो आधार नंबर जो है अगर कोई दूसरा बंदा उसको यूज करता है तो वो अच्छा है आपके लिए, बुरा है? बुरा है। बुरा है, राइट? So you want to make your Aadhaar number as secure as possible, right? So you want to आधार को आप सिक्योर जितना कर सको उतना ज्यादा बेटर होगा। और जनरली आधार के अंदर अगर आपका जो आपका आधार नंबर है अगर आपको मिल गया तो आपका जो भी फिंगरप्रिंट्स है वो सब मिल जाता है जनरली। ओके, सो वो इतना इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। सो हम दे तो देते हैं बट हमें पता नहीं उसका बेसिकली यूज क्या है, मिसयूज क्या कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट उसका मिसयूज करना चाहे तो उसको बहुत आसानी से उसका मिसयूज किया जा सकता है। दो अभी बीच में मेरे ख्याल से जियो ने सबसे पहले चालू किया था आधार नंबर लेने के लिए, बाद में फिर ज्यादातर केवाईसी बैंक ने चालू कर दिया, फिर अभी वो बैंक में भी सुप्रीम कोर्ट में भी इसका पिटीशन चालू है कि आप अलाउ नहीं कर सकते। इट इज नेशनल सिक्योरिटी इसके ऊपर हो सकती है। कोई प्राइवेट बैंक अगर उसको मिसयूज करना चाहे तो मिसयूज कर सकती है। तो अभी ये सब चल रहा है इसके ऊपर। बहुत बीच में आए थे, रूल्स रेगुलेशन बने थे, लेकिन अभी तक उसका क्लैरिटी नहीं कि अभी केवाईसी को ये लोग बैन करने का सोच रहे कि नहीं सोच रहे। बट हाँ ठीक है, तो एनकैप्सुलेशन का बताने का मकसद ये था कि डेटा हाइड करना है आपको। सो डेटा हाइड कैसे हो सकता है? अगर मान लो मेरे को आधार कार्ड बैंक में देना है तो मैं क्या करूंगा, उस आधार कार्ड को एक एनवेलप में डाल करके बैंक के एम्प्लॉय को दूंगा। सो एम्प्लॉय जो है वो बेसिकली जो भी उसका ऑथराइज पर्सन होगा उसको देगा और फिर उस चीज को वो यूज करेगा, और जैसे यूज करना है उसको यूज करेगा, उसको जनरली उसको हाइड करके रखेगा। सिमिलरली जावा के अंदर अगर मैं कोई डेटा लेता हूँ जैसे आपका नेम, आपका रोल नंबर, ओके, आपकी एज, ये सब बहुत प्राइवेट चीजें हैं। ओके, ये सब चीजें जनरली हम छुपा के रखते हैं। ओके, सो हम अगर चाहें तो इस डेटा को हम इसको हाइड कर सकते हैं। ओके, सो हाइड करने के लिए देयर आर सर्टेन एक्सेस स्पेसिफायर जैसे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ओके, ये सब चीजें हमें यूज करना पड़ेगा जिससे हम क्या कर सकते हैं कि डेटा को हम हाइड कर सकते हैं। ओके, सो इस फीचर को हम एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और एक एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल एनकैप्सुलेशन को अगर समझना है तो हाँ, अगर मान लो मैं एज अ पर्सन, माय नेम इज अहमद उस्मानी, सो एज अ पर्सन आई एम a son to my mom and dad, but as a person for you guys I'm a teacher. Okay, so I've got a different set of roles. Okay, आप जो हो वो आप अपने फ्रेंड्स के लिए आपका एक अलग सर्कल है। सो जो मैं बोलूंगा, जो मैं भी बात करूंगा वो मैं अपने पेरेंट्स से जो बात करूंगा वो एक अलग चीज होगी, जो मैं आपसे बात करूंगा वो एक अलग चीज होगी, जो मैं अपने फ्रेंड सर्कल में बात करूंगा वो एक अलग चीज होगी। एंड दे कैन नॉट इंटरचेंज, वो इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज नहीं कर सकते आप। सो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने आप को प्राइवेट करना पड़ेगा अपने पेरेंट्स के साथ, अपने आप को पब्लिक करना पड़ेगा आप लोगों के सामने, और अपने आप को प्रोटेक्टेड करना पड़ेगा अपने फ्रेंड के साथ। सो देयर आर डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर जो हम यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल, अगर मान लो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अज्यूम कर लो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके,
और वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को एक बॉम्ब प्लांट करना है. ओके, वी आर जस्ट अज्यूमिंग. ओके, देयर इज नथिंग लाइक कुछ ऐसा होने वाला है, वी आर जस्ट अज्यूमिंग. तो वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मान लो सेंट जॉन कॉलेज के अंदर एक बॉम्ब प्लांट करता है और वो 11 बजे ब्लास्ट होने वाला है. ओके, द टाइम हैज बीन सेट एज 11 o'clock. सो अगर वो जो इंफॉर्मेशन है अगर इसको उसने पब्लिक कर दिया, ओके, सो क्या होगा? बम ब्लास्ट होगा? सेंट जॉन कोई जाएगा ही नहीं. तो कोई जाएगा नहीं जाएगा, पुलिस जाएगी ना यार बम को डिफ्यूज करने के लिए. और बॉम्ब स्क्वाड जो बॉम्ब स्क्वाड वाले रहेंगे वो लोग जाएंगे वो बॉम्ब को करने के लिए, बंद करने के लिए. थोड़ी ना कॉलेज को उड़ा देंगे यार, ऐसा कैसा होगा? ठीक है, सो बॉम्ब स्क्वाड वाले जाएंगे. पड़ जाएगा. तो डिफ्यूज करने के लिए टीम तो जाएगी ना. आप क्या बोल रहे हो कि कोई भी नहीं जाएगा? सो बॉम्ब सर सेंट जॉन के बच्चे तो बंद रहेंगे. ओके, सो बॉम्ब स्क्वाड वाले जाएंगे. बॉम्ब स्क्वाड वाले जाकर के उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देंगे. तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो उनका जो प्लान है वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा. तो अगर सक्सेसफुल करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो डेटा है उसको प्राइवेट करना पड़ेगा ताकि सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन वाले मेंबर उसको देख सके और वो अपने प्लानिंग प्लॉटिंग कर सके और वो जाकर के 11 बजे जाकर के बॉम्ब को प्लान कर सके और वहां से हट सके. तो बाकी किसी को पता नहीं चलेगा और फिर वो कॉलेज उड़ जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड एज एनकैप्सुलेशन. that is supported that feature of bombing is not supported by Java, but the feature of data hiding is supported by Java. Okay, and that feature is called as encapsulation. Okay, so ये जो फीचर है ये मोटे तौर पे मैंने उसका मतलब बताया है. जब प्रोग्रामिंग करेंगे ये बहुत अलग चीज निकल के आएगी. ओके, सो आपको लगेगा सर आपने ऐसा बताया था ये ऐसा हो रहा है, लेकिन वैसे ही होता है बट उसके लिखने के स्टेप्स बढ़ते चले जाते हैं. ओके, सो प्रोग्रामिंग बड़ा होता चले जाएगा. अगर आपको एनकैप्सुलेशन चाहिए तो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा. एब्स्ट्रैक्शन चाहिए और एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा. पॉलीमॉर्फिज्म चाहिए तो और एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा. इनहेरिटेंस लिखना पड़ेगा तो और एक्स्ट्रा. तो इससे क्या होगा? कोड आपका बढ़ते चले जाएगा बेसिकली. ओके, क्लियर है टीचर? Yes. Okay, we'll go to the next part which is called as robust. Robust मतलब बेसिकली जो जावा है वो मतलब एरर उसके अंदर खत्म हो जाएंगे, वो क्रैश होने के चांसेस उसके कम हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दो स्पेसिफिक टर्म. अगर आप यहाँ पे देख सको, देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज मेमोरी मैनेजमेंट. ओके, और दूसरा टर्म है एक्सेप्शन हैंडलिंग. ओके, ये दो टर्म है. ओके, ये दो टर्म की वजह से जो जावा है वो बेसिकली रोबस्ट हो जाता है, मतलब बेसिकली प्रोन टू ये शटिंग डाउन या क्रैशिंग डाउन. तो ये दो कैसे होता है, क्या होता है वो हम आगे देखेंगे. बस इतना समझ लो कि जावा इज अ रोबस्ट लैंग्वेज. रोबस्ट लैंग्वेज का मतलब इट इज प्रोन टू ये क्रैशिंग. It's not possible in Java because of two things. One is called as a memory management and one is called as a exception handling. Clear है? Yes, sir. मेमोरी मैनेजमेंट मोटे तौर पे बता देता हूँ कि अगर मान लो अगर आप एक प्रोग्राम बनाते हो, प्रोग्राम बनाने के बाद जो उसका ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनने के बाद जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है फिर भी वो मेमोरी में ऑब्जेक्ट रह जाता है, बराबर ना. सो ये ऑब्जेक्ट को हमें डिस्ट्रॉय करना चाहिए. मेमोरी को गार्बेज कलेक्टर यूज करके हमें ये सबको डिस्ट्रॉय करना चाहिए. तो ये जावा के अंदर बाय डिफॉल्ट उस जावा के जो जावा वर्चुअल मशीन है उसकी बाय डिफॉल्ट ये फीचर है कि वो उसको मेमोरी को मैनेज करते रहे. ओके, एंड दूसरा जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है, एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब क्या है कि अगर यूजर जो है, जो एक एंड यूजर, यानी अगर आप एक प्रोग्रामर नहीं हो, अगर आप एक एंड यूजर हो, फॉर एग्जांपल फेसबुक यूज करते हो या व्हाट्सएप यूज करते हो, ऐसा कोई यूजर हो, आपने फेसबुक नहीं बनाया, आपने व्हाट्सएप का कोडिंग आपको नहीं पता, सिर्फ एक एंड का एक यूजर हो आप. तो अगर ऐसे कोई एक यूजर है और उसको एक डेटा अगर वहाँ पे डालना है, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे रोल नंबर बोला गया और आप वहाँ पे कुछ अजीब ABCD डाल रहे हो. ओके, तो अगर ऐसा डालोगे और सबमिट करोगे तो जनरली क्या होता है कि अगर आप एक्सेप्शन हैंडल नहीं करते हो तो वो कोड क्रैश हो जाता है. ओके, बट एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक मैसेज आएगा कि प्लीज एंटर नंबर्स इनटू रोल नंबर्स. तो ये एक्सेप्शन वहां पे आपके प्रोग्राम जावा सपोर्ट करता है कि आप यूजर को बता सको कि तुम्हारी गलती क्या है. ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं कैलकुलेटर ले रहा हूँ and I am dividing 5 divided by 0. So 5 divided by 0 is basically infinity. So I have to tell the user कि please जो आप डिनोमिनेटर में नंबर डाल रहे हो please don't put 0 over there. अगर 0 होगा तो वो इनफिनिट में चला जाएगा और आपका सॉफ्टवेयर जो है क्रैश हो जाएगा. So I as in the software is informing the user कि आप ये गलती कर रहे हो, आप उस गलती को सुधारो, तब जाके आपका प्रोग्राम रन होगा. So this is done with the help of a feature in Java which is called as exception handling. सो गार्बेज कलेक्टर और एक्सेप्शन हैंडलिंग ये दो फीचर होने की वजह से जो जावा है आपका एक रोबस्ट लैंग्वेज बन जाती है. क्लियर है? Yes, sir.
Okay, so please, can anybody tell me what is the time exactly right now? 11:44. 11:45. Okay, so we have got like 15 minutes left, right? Okay. Next is जावा इज अ सिक्योर लैंग्वेज. सिक्योर लैंग्वेज मतलब इसके अंदर जो ओएस से इन्वॉल्वमेंट है जावा का, वो बहुत इंटरेक्शन जो है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से ना ये उसके रास्ते आता है ना ये इसके रास्ते आता है. तो इसकी वजह से जावा जो है एक सिक्योर लैंग्वेज है. उसके अलावा इसके अंदर एक्सेस स्पेसिफायर है, एक्सेस मॉडिफायर है, जिसकी वजह से आप जिसको एक्सेस देना चाहो आप उसको एक्सेस दे सकते हो. एंड थ्रू द फीचर ऑफ एनकैप्सुलेशन यू कैन प्रोवाइड योर सिक्योरिटी टू योर डेटा एज वेल. सो दैट इज व्हाई जावा इज कॉल्ड एज अ सिक्योर लैंग्वेज. नेक्स्ट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि जो जावा है वो एक प्लेटफॉर्म के लिए ही नहीं बना है. वो आप चाहो तो आप उसको जावा को विंडोज में भी रन कर सकते हो, लिनक्स में भी रन कर सकते हो, मैक में भी रन कर सकते हो, सन सोलारिस में भी अगर आपको रन करना है, सोलारिस ओएस के अंदर भी अगर आपको रन करना है तो आप वहां पे भी उसको रन कर सकते हो. तो इसका मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. तो अगर आप यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे हो तो जावा प्रोग्राम आप पहले लिखते हो. ओके, फर्स्ट यू राइट डाउन अ जावा प्रोग्राम. सो लेट्स अज्यूम मैं एक जावा प्रोग्राम लिखता हूँ जिसका नाम है demo.java. माय फर्स्ट प्रोग्राम इज कॉल्ड एज अ demo.java. डॉट जो आप लगाते हो उसके आगे जो एक्सटेंशन है वो हमेशा जावा लिखना पड़ता है आपको, जावा को जावा प्रोग्राम बनाने के लिए. सो demo.java मैंने लिखा, तो वो एक जावा प्रोग्राम हो गया. उसको मैंने जब कंपाइल किया तो वो कंपाइल होने के बाद उसका प्रोग्राम का नाम जो है वो बन जाता है, एक फाइल का नाम बन जाता है demo.class. ओके, सो जो फाइल बनती है आफ्टर कंपाइलिंग द जावा फाइल उसको बोलते हैं क्लास फाइल. ओके, ये जो क्लास फाइल होगी दैट इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ, उसको बोलते बाइट कोड. ये जो आप लिखते हो demo.java, इट इज रिटन डाउन इन जावा प्रोग्राम. जब वो कंपाइल होता है तो वो जिस फॉर्म में बनता है उसको बोलते हैं बाइट कोड. बाइट कोड का मतलब बेसिकली मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को बोलते हैं. ओके, सो मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, जो मशीन को लैंग्वेज समझ में आ सके. सो मशीन को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, विच लैंग्वेज मशीन कैन अंडरस्टैंड? Zeros and ones. Zeros and ones. So Binary generally language. it is called as binary language. Okay, Binary so language. हाँ, binary language. So demo.java को जब कंपाइल करते हो तो कंपाइल करने वाला वो बाइनरी लैंग्वेज बन जाती है. अब ये जो बाइनरी लैंग्वेज की जो फाइल है जो demo.class है जिसके अंदर 1 and 0 है, अब आप इसको कोई भी ओएस के अंदर डाल दो, लिनक्स में डाल दो, विंडोज में डाल दो, मैक में डाल दो, ये आपको आउटपुट रन करके देगी. सो आपको demo.java रन नहीं करना है. demo.java आप लिनक्स में नहीं रन करोगे, आप demo.class को लिनक्स में रन करोगे. सो रिमेंबर दैट यू हैव टू ट्रांसफर व्हाट, बाइट कोड यू हैव टू ट्रांसफर, नॉट द प्रोग्राम. प्रोग्राम अगर आपको लिखना है तो प्रोग्राम आपको बार बार हमेशा हर एक ओएस में आपको लिखना पड़ेगा. लेकिन अगर आपके पास बाइट कोड अगर होगा उस प्रोग्राम का, आप उसको कहीं पे भी पेन ड्राइव में डालो, कोई भी सिस्टम में आप रन करो, आपको आउटपुट मिलेगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, so that is why the Java is called as platform independent, because it does not have any problem with any other platform. आप उसको चाहोगे तो कहीं पे भी उसको रन कर सकते हो as long as it is been compiled. वो compile है तभी. Okay, उससे पहले अगर आपको जावा प्रोग्राम है तो फिर आपको उसका रिस्पेक्टिव ओएस का कंपाइलर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा. सो अगर आपने देखा होगा जब हम ओरेकल में गए थे तो वहाँ पे विंडोज ओएस का भी कंपाइलर था, लिनक्स का भी कंपाइलर था, मैक का भी कंपाइलर था. हमने जो डाउनलोड किया क्योंकि बिकॉज आई हैव गॉट, मेरे पीसी के लिए आई हैव गॉट विंडोज ओएस, आई हैव गॉट अ मैकबुक आल्सो. सो मैकबुक में जो मेरे पास कंपाइलर है वो बेसिकली इसका है, मैक ओएस का कंपाइलर है. ओके, सो अगर मैं चाहूँ तो अगर मैं अपने जो विंडोज पे जो मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ वही चीज मैं चाहूँ तो मैक पे भी रन कर सकता हूँ. लेकिन फर्क क्या है, मुझे उसका .class फाइल लगेगा. .class फाइल को मैं पेन ड्राइव में डालूंगा, या अगर चाहूँ तो मैं उसको कोई भी दूसरे मीडियम से शेयर करके या मेल करके उसको मैं जब विंडोज ओएस में उसको रन करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा. इज इट क्लियर? सो दैट इज व्हाई जावा इज कॉल्ड एज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. नेक्स्ट इज आर्किटेक्चर न्यूट्रल. आर्किटेक्चर न्यूट्रल मतलब बेसिकली अगर आप चाहो तो, बिकॉज इट इज अ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, तो मशीन लैंग्वेज का प्रोग्राम में जब कन्वर्ट हो जाता है तो वो 1 and 0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो 1 and 0 के फॉर्म में चले जाता है तो उसको आर्किटेक्चर का फर्क नहीं पड़ता. आप चाहो उस आर्किटेक्चर पे उसको रन कर सको एज लॉन्ग एज वो मशीन लैंग्वेज को समझ सके. तो कोई भी प्रोसेसर हो जाएगा, वेदर इट इज AMD का प्रोसेसर, Ryzen 5 ले लो, Ryzen 3 ले लो, इंटेल ले लो, इंटेल i3 ले लो, i5 ले लो, i7 ले लो, उससे पुराना भी अगर आप पेंटियम ले लो, कोटूडियो ले लो, कोई भी पुराना प्रोसेसर आप उठा के ले लो, तो वो कोई भी आर्किटेक्चर होने दो उसके ऊपर वो रन करेगा एज लॉन्ग एज वो प्रोसेसर होगा तो उसके ऊपर रन करेगा.
ओके, इट शुड अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज समझेगा तो वो उसको आसानी से उस लैंग्वेज को अपने हिसाब से, कन्वीनियंट के हिसाब से उसका आउटपुट जनरेट करके आपको आउटपुट दे देगा। इज इट क्लियर? सो दैट मीन्स इट इज आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। उसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ इंटेल पे ही रन करेगी या वो सिर्फ राइजन पे ही रन करेगी, ऐसा नहीं है। वो कोई भी आर्किटेक्चर हो, वो कोई भी मशीन हो, उसके ऊपर वो आराम से जावा रन कर सकती है। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप उसको आसानी से मूव कर सकते हो। सेम वही पॉइंट रिपीट होगा। जावा का जो है, आपने एक बार बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया, तो बाइट कोड में आप उसको कोई प्लेटफॉर्म पे लेके जाना चाहो, प्लेटफॉर्म पे लेके जाओ, कोई प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर में लेके जाना, आप उसको आसानी से लेके जा सकते हो। दैट इज व्हाई दिस लैंग्वेज इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि अगर आप चाहो तो इससे डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बना सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल मेरा एक मशीन है, यहाँ पे एक उसका क्लाइंट होगा, आपके मशीन में उसका सर्वर होगा। इन दोनों को सिस्टम को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ TCP/IP प्रोटोकॉल। ओके, तो TCP/IP प्रोटोकॉल बेसिकली जो आपका IP एड्रेस होगा, वो IP एड्रेस मैं आपका अगर दूंगा तो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली मेरा सिस्टम और आपका सिस्टम कनेक्ट हो जाएगा और उनके बीच में हम कम्युनिकेशन करवा पाएंगे और हमारा एक एप्लीकेशन जो कि पहले एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन था, उसको हम एंटरप्राइज एप्लीकेशन बना सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन उसको बना सकते हैं। So these are all the features of Java. Clear है? Is the feature clear to you? Yes, sir. Okay. So please remember this feature. Feature is important for your Viva perspective. Okay. Viva में सवाल पूछा जाएगा. Explain the features of Java. So features of Java simple, object oriented. हाँ, अगर आपसे सवाल पूछा जाए explain the features of object oriented programming, तो features of the object oriented programming are object, class, inheritance, polymorphism, abstraction और encapsulation. These are the features of object oriented programming. Then Java is robust, Java is secure, Java is platform independent, Java is architecture neutral, Java is portable, Java is distributed. These are the features of Java. And last we have the editions of Java. Okay, तो Java edition क्या है? Java में 4 edition आते हैं. One is called as Java J2SE, अगर आपको याद होगा. Okay, so जो हमने डाउनलोड किया था, it is called as J2SE. Okay, then we have got micro edition या middlet edition भी इसको बोला जाता है, middlet edition. अब इसका नाम चेंज कर दिया गया to micro edition, so J2ME. Okay, then enterprise edition is J2EE, Java to enterprise edition. And the last one is called as Java FX. Java FX जो है वो नया डाला गया है, अब वो J2SE का पार्ट ही है. Okay, so Java FX is basically a part of J2SE only. So is the addition clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so Yes, sir. that is the end of the slide that I want to show you. उसके अलावा कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कंपाइलर कैसे ऑनलाइन कंपाइलर मुझे चाहिए। तो ऑनलाइन कंपाइलर तो अगर आप गूगल पे भी जाके सिर्फ सर्च करोगे ना, ऑनलाइन कंपाइलर फॉर जावा, तो वो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे कंपाइलर डाल देता हूँ फॉर जावा, तो ऑटोमेटिकली जो साइट आएगी, लेट्स से ये कोई आ जाती है। ओके, सो ये ऑनलाइन कंपाइलर है यहाँ पे। तो ऑनलाइन कंपाइलर में अगर मैं यहाँ पे लेट्स अज्यूम मैं हेलो वर्ल्ड की जगह पे इसको हटा देता हूँ और सिर्फ हाई लिखता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि ये रन होती है क्या। इफ आई रन इट, सो इट इज एग्जीक्यूटिंग, कंपाइल हो रही है और आपका आउटपुट या आउटपुट में आपको हाई यहाँ पे दिख रहा है। ओके, क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, sir. सो अगर आपको कोई भी प्रोग्राम लिखना है, लेट्स अज्यूम मैं 2+2 का एडिशन चाहता हूँ, सो 2+2 और इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको रन करूंगा। रन करने का चेक करूंगा आउटपुट क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। आई विल चेक इट वेदर इट इज रनिंग सक्सेसफुली। 4 आ गया मेरा आउटपुट। सो बेसिकली ये एक ऑनलाइन कंपाइलर है जो आप यूज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स है बेसिकली ऑनलाइन कंपाइलर के लिए। ओके, आई जस्ट लीव इट। ओके, सो बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे इसको कर सकते हो। उसके अलावा इसके अंदर जो आपका प्ले स्टोर है उसके अंदर देयर इज अ कंपाइलर कॉल्ड एज ऑनलाइन कंपाइलर नाम का ही एक ऐप है। ओके, सो यू कैन डाउनलोड दैट ऐप। प्ले स्टोर में जाओ, गो टू प्ले स्टोर, वहाँ पे आपको ऑनलाइन कंपाइलर करके एक ऐप होगा। सो उस ऑनलाइन कंपाइलर पे जब आप ओपन करोगे तो वहाँ पे भी आप चाहो तो उस हिसाब से उसको रन करोगे। तो 2+2 अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूँ, सो अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद इसको ये मुझसे पूछ रहा है कोई इनपुट देना है, तो मुझे कोई इनपुट देने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी इनपुट दिया गया है प्रोग्राम के अंदर।
इसको मैं रन करता हूँ। सो रन करने के बाद मुझे आउटपुट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ओके, सो बीच बीच में एड्स थोड़े बहुत आएंगे, बट हाँ आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, और अगर मैं विंडोज में रन करना चाहूँ तो विंडोज में रन करने के लिए मुझे जेडीके लगेगा। जेडीके रन करने के बाद मुझे एक नोटपैड लगेगा सबसे पहले प्रोग्राम लिखने के लिए। तो मैं फटाफट से एक प्रोग्राम लिख के दिखा देता हूँ आपको। सो अगर मुझे हेलो लिखना है तो क्लास, सबसे पहले तो क्लास लगती है। ओके, ये सब मुझे लिखना पड़ेगा। ओके, वेयर बाकी दूसरे में ऑटोमेटिकली बन जाता था। ओके, इसके अंदर अगर मैं चाहूँ, अगर मुझे रेडीमेड बनाया चाहिए, ये सब चीजें लिखा हुआ होना चाहिए, तो मुझे आईडी यूज करना पड़ेगा। तो अगर आपको याद होगा, इसके अंदर एक्लिप्स हमने एक डाउनलोड किया था, तो एक्लिप्स यूज करके भी आप कर सकते हो। तो बेटर ये होगा कि इनिशियल प्रैक्टिस हम लोग स्टार्टिंग के 1-2 मॉड्यूल हम नॉर्मल पूरा एक खुद से टाइप करके देखें तो ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगा। सो पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ये सब क्या है, ये सब आपको आगे पता चलेगा। मैं जस्ट आपको एक प्रोग्राम रन करके दिखा रहा हूँ कि कैसे रन किया जाता है। देन आई विल जस्ट राइट डाउन, मैं सिर्फ प्रिंट करता हूँ system.out.println, और यहाँ पे मैं हेलो टू जावा या वेलकम टू जावा ले लेता हूँ। इसको सेमीकोलन से मैं वो कर देता हूँ, एंड कर देता हूँ कोई भी स्टेटमेंट को। इसको मैं सेव करता हूँ। मुझे क्लास का एक नाम देना पड़ेगा। सो क्लास का नाम मैं लेता हूँ डेमो ले लेता हूँ। ओके, क्लास का नाम, पहला क्लास है, उसका नाम डेमो रख दिया। इसको मुझे सेव करना है, तो आई विल जस्ट सेव इट। ओके, तो सेव करने के टाइम पे अगर आपको ध्यान देना है तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, डी ड्राइव में मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, एक नया, जिसके अंदर मैं ज्यादातर नए जितने भी जावा के प्रोग्राम जो आपको सिखाऊंगा उसमें मैं डाल दूंगा। तो आई विल जस्ट क्रिएट अ फोल्डर कॉल्ड एज जावा प्रोग्राम। ओके, फोल्डर बना लेता हूँ और मैं इसके अंदर सेव कर देता हूँ इस फाइल को विद द नेम ऑफ, ये याद रखना जो क्लास नेम है, यहाँ पे क्लास का नाम क्या है, डेमो, राइट? व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लास? Demo. डेमो। सो मुझे वही नाम यहाँ पे रखना पड़ेगा, डेमो डॉट जावा, यही नाम से मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा और इसको सेव करना पड़ेगा। सो आई विल सेव इट डेमो डॉट जावा के नाम से। मैं जाता हूँ वहाँ पे चेक करता हूँ कि सेव हुआ है कि नहीं। सो आई विल गो टू द पीसी, आई विल गो टू द डी ड्राइव। डी ड्राइव में जावा प्रोग्राम फोल्डर में देयर इज अ फाइल कॉल्ड डेमो डॉट जावा। क्लियर है? एंड इट इज अ टाइप जावा फाइल। क्लियर है? अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को रन करना है। तो फाइल को रन करने के लिए अगेन आई विल स्टार्ट रन विंडो। रन विंडो में जाके मैं cmd टाइप करूंगा। cmd ओपन हो गया। cmd में करंट जो हमारा लोकेशन है वो सी में, यूजर में उस्मान करके फोल्डर है, उसके अंदर है। अभी हमें जाना है डी ड्राइव में, जावा प्रोग्राम जहाँ पे हमारा जावा का प्रोग्राम जहाँ पे सेव किया, वहां पे उस लोकेशन पे जाना है। तो मैं क्या करूंगा, डी कोलन लिखूंगा, एंटर करूंगा। अभी मैं डी ड्राइव में आ गया। डी ड्राइव से मुझे जावा प्रोग्राम में जाना है। ओके, तो जावा प्रोग्राम में मैं सीडी से चेंज डायरेक्टरी करके मैं जावा प्रोग्राम में गया। यहाँ पे आने के बाद मैं चेक करूंगा मेरा फाइल है कि नहीं। तो देयर इज अ फाइल कॉल्ड demo.java। ओके, अब इसको मुझे रन करना है। तो अभी मैं फास्ट जा रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ खाली बता रहा हूँ कि रन कैसे होता है, फटाफट दिखाने के लिए। ओके, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, अगले क्लास में हम लोग अच्छे से देखेंगे कैसे होता है। ओके, सो आई हैव टू सेट अ पाथ कॉल्ड एज पाथ इज इक्वल टू। ओके, और यहाँ पे जाके मुझे पाथ देना पड़ेगा किसका, जावा का। जावा जो फोल्डर जो आपने इंस्टॉल किया था, तो वो कहाँ पे रहता है, जनरली सी में, प्रोग्राम फाइल्स में, राइट? तो सी में प्रोग्राम फाइल्स में होगा। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जेडीके करके फोल्डर, नहीं जावा करके फोल्डर है। हाँ, जावा के अंदर जेडीके करके फोल्डर है, जेडीके के अंदर बिन करके फोल्डर है, वहां पे आपका जावा करके फाइल होता है। तो मैं ये पाथ सेट करता हूँ। पाथ सेट करने के बाद मुझे क्या करना है, कंपाइल करना है। तो जावा सी, और कौन से फाइल को कंपाइल करना है, डेमो डॉट जावा को कंपाइल करना है। तो डेमो डॉट जावा को मैं कंपाइल करता हूँ। कोई एरर नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी कुछ मैसेज नहीं दिखाएगा। सो दैट मीन्स आवर प्रोग्राम हैज बीन कंपाइल्ड। कंपाइल का मतलब क्या होगा, अगर आपको याद होगा उस डायग्राम से, जावा फाइल बिकम्स विच फाइल, बाइट कोड फाइल। बाइट कोड फाइल का नाम क्या हो जाएगा, डॉट क्लास। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो देयर इज अ डेमो डॉट क्लास, एक फाइल बन गया। और इसको मैं अगर ओपन करना चाहूंगा तो मुझे कुछ अलग ही दिखेगा। तो अभी मेरे पास कोई ऐप नहीं इसको ओपन करने के लिए, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा।
तो जनरली इट इज इन द फॉर्म ऑफ कोई सिंबल्स बन करके आएगा, क्योंकि मशीन लैंग्वेज को देखने के लिए आपके पास कोई जनरली कोई एक ऐप नहीं होती है। सो जनरली इट इज इन द फॉर्म ऑफ 1 and 0। ये डॉट क्लास फाइल को अगर मैं पेन ड्राइव में ले लूं और उसको फिर मैक में डालूंगा तो ये मेरे को रन करके देगा। ठीक है, अब मुझे चेक करना है इसका आउटपुट क्या है। तो चेक करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा जावा डेमो, just the name of the class, and just I have to press the enter। so क्या लिख के आ रहा है, welcome to java। is it clear? Yes, sir. okay, so that is how we write the first program। आप चाहो तो अगर यही प्रोग्राम को अगर मैं चाहूँ तो अपने कंपाइलर, ऑनलाइन कंपाइलर में भी डाल करके ऐप में भी देख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो वेबसाइट पे भी डाल करके उसको आउटपुट मैं देख सकता हूँ। ठीक है, सेम ही आउटपुट आने वाला है। तो ज्यादा ऐसा अगर किसी को लगता है कि मुझे सिस्टम की जरूरत है, तो सिस्टम की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। सिस्टम की ज्यादा जरूरत आपको एसक्यूएल में है। एसक्यूएल में आपको डेटाबेस के लिए अगर प्रैक्टिस करना है तो आपको एक सिस्टम होना एक कंपलसरी, क्योंकि डेटा को स्टोर करने के लिए वो माई एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर डालने के लिए आपको एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट जरूरी है। ओके, सो डीबीएमएस का कोई सिमुलेशन नहीं होगा, डीबीएमएस के लिए आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना ही पड़ेगा। तो जावा के लिए आपको सिमुलेशन मिल सकता है, बट डीबीएमएस के लिए नहीं मिल पाएगा। फाइन, क्लियर विद दैट? Yes, sir. Okay, so once again, I will just try to take the attendance. Okay, I will just take a screenshot for it.